हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारी क्लास 11th बायोलॉजी की प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम टर्म समझेंगे कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है प्लांट के जो है कंटेक्स्ट में। ऑल द इवेंट्स ऑफ अ प्लांट अकर इन अ वेरी ऑर्डरली सीक्वेंस। मतलब कि जितने भी इवेंट्स जो प्लांट के होते हैं, जैसे कि आप ह्यूमन बीइंग से इसको जो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, कैसे कि सबसे पहले जब बिल्कुल फीटस स्टेज पे होते हैं, उसके बाद जो है थोड़े से बड़े होते हैं तो एक अडल्ट स्टेज आती है, ठीक है। फिर जो है उनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाती है, उसके बाद क्या आता है, वो बिल्कुल ओल्ड जो है स्टेज पे आ जाते हैं। तो मतलब ऐसे ही 3-4 स्टेजेस जो है अंडरगो करते हैं ह्यूमन बींग्स। सिमिलरली जो प्लांट हैं वो भी एक सीक्वेंस में बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है थोड़े से उनका जो सीड होता है वो उगाया जाता है, उसके बाद वो थोड़ा सा उगता है, फिर वो अपनी एक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज में आते हैं। उसके बाद जो वो थोड़ा सा जो एब्सिशन वाली स्टेज आती है, यानी कि जहाँ पे पत्ते और जो अपना फ्रूट वगैरह मैच्योर होकर गिरते हैं उस स्टेज में आते हैं। उसके बाद एट द एंड वो जो है डेथ वाली स्टेज पे आ जाते हैं। डेथ वाली स्टेज प्लांट्स के कंटेक्स्ट में क्या है, ऐसा नहीं है कि पौधा मर जाता है, मतलब ऐसा होता है कि वो सूख जाता है और उसके जो कैपेसिटी होती है फ्लावर प्रोड्यूस करने की, फ्रूट प्रोड्यूस करने की या फिर लीव्स प्रोड्यूस करने की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मतलब हाँ, ये बात सच है कि प्लांट में जो है ट्रीज वगैरह की भी एज होती है। प्लांट मतलब अगर हम इस कंटेक्स्ट में बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स की होती है कि ये इतने साल 15 साल की उम्र तक जाए, ये 60-70 साल की उम्र तक जाए। ऐसे ही जैसे बैनियन ट्री है हमारा, मैंगो ट्री है, उसकी लाइफ स्पैन 15 से 20 साल तक आराम से होती है। बैनियन ट्री की, बरगद के पेड़ की बहुत कई साल जो है उसकी बैनियन के ट्री की होती है। तो यही बात है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ क्या होता है? इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन। इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज क्या होता है? इरिवर्सिबल वो है कि अगर एक बार ये ऐसा चेंज आ गया तो वापस से वो जो है पहले जैसे ना हो सके। जैसे कि एक बार अगर आपने जो आपने पढ़ा भी होगा, लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में जो ये फिनोमेना होता है, अगर मिल्क से जो है कर्ड बन गई तो ऐसा थोड़ी है कि कर्ड वापस मिल्क में कन्वर्ट हो सके, नहीं हो सकता ना। तो एक वो इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है। तो ग्रोथ भी सिमिलरली वही चीज़ है कि इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन। किसी ऑर्गन के साइज में इंक्रीज होना परमानेंट इरिवर्सिबल, या फिर किसी भी पार्ट के, एक इंडिविजुअल सेल के भी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जैसे वेट बढ़ना। वेट भी दो टाइप का होता है, अगर आप जानते हो तो, कि ड्राई वेट और फ्रेश वेट। ड्राई वेट क्या होगा कि जब आप जो है उसके अंदर से, प्लांट के अंदर से उसका सारा वाटर कंटेंट वगैरह हटाकर उसका वेट देखो। फ्रेश वेट क्या होता है कि जिसके अंदर मतलब मॉइस्चर, अच्छा खासा मॉइस्चर हो, वाटर हो, सब कुछ हो, उसके बाद आप उसका वेट देखते हो, वो होता है फ्रेश वेट। लेंथ का जो है इंक्रीज होना, एरिया बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना, नंबर ऑफ सेल्स का भी इंक्रीजमेंट होना क्या कहलाता है? ग्रोथ ही होता है। तो डेवलपमेंट को एक तरीके से आप कह सकते हो कि ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। अब डिफरेंशिएशन क्या है वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। अभी के लिए आप याद रखो कि ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन क्या होता है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मैंने क्या बताया था? जितने भी इवेंट्स होते हैं। अब ग्रोथ भी तो एक डेवलपमेंट का पार्ट ही हुआ ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जो ग्रोथ को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, अकम्पेन्ड बाय एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। मतलब इसमें दोनों एनाबॉलिक भी और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस दोनों अंडरगो होते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दो दे रखे हैं हालांकि आपके एनसीईआरटी की बुक में। एक शायद वाटरमेलन का या पता नहीं कौन से मेलन का दे रखा है, ऐसा ही कुछ है। और एक यहाँ मैंने लिख रखा है कि 1 सेल ऑफ मेज रूट एपिकल मेरिस्टम गिव्स राइज टू। जो एक सेल होता है मेज रूट का, मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कौन से होते हैं? जो एक दूसरे सेल्स को जन्म दे सकें, ठीक है, एक मतलब अच्छा खासा प्लांट बना सके उससे। गिव राइज टू 1700 वन ये क्या लिख दिया मैंने? 17,500 न्यू सेल्स। मतलब कि प्रति घंटा 17,500 नए सेल को जो है क्या जन्म दे सकता है। टाइप्स ऑफ ग्रोथ की बात करें प्लांट्स में, तो ओपन टाइप की इसमें यहाँ पे ग्रोथ होती है। ओपन टाइप में भी अब दो टाइप है यहाँ पे, एक डिटर्मिनेट होता है और एक इनडिटर्मिनेट होता है। डिटर्मिनेट क्या होता है कि सम पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब इसमें हाँ मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले, जो जनरल ग्रोथ देखी जाती है प्लांट में वो होती है इनडिटर्मिनेट टाइप की, ठीक है। और कुछ जो पार्ट होते हैं प्लांट के वो शो करते हैं डिटर्मिनेट टाइप की ग्रोथ। अब डिटर्मिनेट क्या होती है कि फिक्स्ड ग्रोथ होती है कि भाई फ्लावर का साइज कितना होगा। अब देखो जेनेटिक मेकअप अलग होगा,
वो एक अलग चीज़ होती है फ्लावर की, लेकिन जिनका सिमिलर होता है भाई उनके फ्लावर के साइज तो सेम ही होंगे ना। आप देखो गुलाब जो रोज़ का फ्लावर उसमें वैरायटीज़ बहुत सारी है, लेकिन अगर आप रेड रोज़ की बात करो, एक उस अलग वैरायटी की बात करो, तो उसमें जितने भी रोजेस के जो साइज होते हैं वो सिमिलर लगभग सेम साइज के ही होंगे, ठीक है। एक फिक्स है उनका। फ्रूट के साइज की आप बात करो सेम ही होता है, मतलब पर्टिकुलर अगर आप कोई भी वैरायटी लेकर चलते हो। नेक्स्ट बात करेंगे इनडिटर्मिनेट। अब इसका उल्टा कर दो, डिटर्मिनेट क्या था, मतलब फिक्स्ड ग्रोथ। तो इनडिटर्मिनेट क्या होगा कि फिक्स्ड ग्रोथ नहीं होती। इसमें क्या होता है कि मेरिस्टेम जो होती है उससे ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ क्या होगा कि जब शूट एपिकल यानी ऊपर से भी बढ़े, और रूट अगर ऊपर से बढ़ा तो यानी रूट एपिकल से भी नीचे भी इंक्रीजमेंट होती है, ये होती है प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, जब इसका ये जो मेरिस्टम है ये लेटरली ऐसे बढ़ जाए, मतलब कि क्या हो, इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाए, इसकी चौड़ाई बढ़े, ठीक है। तो इसको क्या कहोगे आप, सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं जो मैंने आपको समझाया, वही रूट एंड शूट एपेक्स लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। अब बात करेंगे फेजेस क्या क्या होते हैं ग्रोथ के। तो यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये होती है रूट कैप, आप जानते हो रूट कैप क्या होता है। उसके बाद ये आते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल के पास जो है सेल डिवीजन करने की पावर होती है एक तरीके से, ठीक है। ये सेल डिवीजन कर सकता है। इससे ऊपर यहाँ पे आते हैं, मतलब ये कुछ मतलब साइज में बड़े होते हैं, परमानेंट की तरफ बढ़ते हैं ये, ठीक है। परमानेंट सेल अब मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट सेल्स ही तो बनाने हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ सेल्स वापिस से मेरिस्टेमेटिक सेल की जो कंडीशन है उसको ही रीगेन कर लेते हैं, और कुछ ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। फिर आगे इनका साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ेगा। देखो ये होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक फेज, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो आता है, ये वाला जो यहाँ पे सेल बढ़ रही है, ये होता है एलोंगेशन फेज। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटे थे, यहाँ पे बड़े होते चले गए। एलोंगेशन क्या होता है कि बड़ा होना, एलोंगेशन फेज हो गया, ये एलोंगेटेड हो गए। और ये हमारा इस जोन को क्या बोलेंगे हम, जोन ऑफ एलोंगेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ऊपर अगर आप देखोगे तो ये हमारे हो गए फिर परमानेंट सेल्स हमें मिल गए, यानी कि मैच्यूरेशन फेज यहाँ आ गया। आप इसे कह सकते हो जोन ऑफ मैच्यूरेशन। यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं होती, हाईली स्पेशलाइज्ड जोन ये हमारी होती है। देखो मेरिस्टेमेटिक सेल में सेल डिवीजन होती थी, लेकिन जोन ऑफ मैच्यूरेशन में बात करें यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं होती। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो ये मैच्यूरेशन फेज में जो हमारे परमानेंट सेल बनते हैं, यहाँ पे हमारे वैक्यूल्स बनता है, रूट हेयर यहाँ से निकलते हैं। खैर इतना डीप इसमें नहीं जाना हमें, इससे इतना ही ध्यान रखना है। तो आप एक जो डिफ्रेंशिएशन मैं बता रही थी कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बनना, उस प्रोसेस को क्या कहोगे आप, डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ग्रोथ रेट्स की। इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ होता है उसको आप क्या कहोगे, ग्रोथ रेट। दो टाइप का होता है, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक। अर्थमेटिक में क्या होगा, फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन को फॉलो करते हैं। जो सिर्फ डॉटर, इसका डायग्राम दे रखा अच्छा खासा आपकी एनसीईआरटी की बुक में, जो सिर्फ डॉटर सेल होगी वही कंटिन्यू करेगी डिवाइड, मतलब वही आगे फर्दर डिवीजन करेगी। बाकी जितने भी होंगे वो मतलब एज इट इज नीचे सीक्वेंस में चलते रहेंगे, ठीक है। मान लो कि ये मेरे पास एक सेल है, इसके दो बन गए, वापस ये डॉटर सेल बन गई, ये मैच्योर हो गई, ये डॉटर सेल आगे डिवीजन करेगी, और जो ये मैच्योर वाला ये एज इट इज नीचे आएगा। फिर वापस से आगे जो एक डॉटर सेल है वो दो में डिवाइड कर जाएगी, वापस से जो यहाँ पे तीन बच गए वो क्या करेंगे, एज इट इज नीचे आते जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे सीक्वेंस चलती है, इसमें सेम स्पीड रहती है, मतलब ये सेम स्पीड की ग्रोथ होती है। यहाँ पे इसका जो है ग्राफ दे रखा है, देखो सेम स्पीड ग्रोथ रहता है। और आपको ये चीज़ याद रखना है, इसका जो इक्वेशन एल टी इज इक्वल टू एल नोट प्लस आर टी। एल टी क्या होता है, लेंथ एट किसी भी टाइम टी पे लेंथ क्या है, एल नोट क्या है, एट टाइम जीरो, लेंथ क्या है टाइम जीरो पे क्या है, आर टी क्या है, ग्रोथ रेट, ठीक है। आर टी क्या होगा, ग्रोथ रेट। अब बात करेंगे जियोमेट्रिक की। बोथ द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग दोनों ही प्रोजेनी सेल्स माइटोटिक सेल डिवीजन करते हैं, रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो। तो मतलब देखो इसमें तो एक ही डॉटर सेल था, इसमें दोनों ही क्या करते हैं, आगे माइटोटिक डिवीजन करते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि एक बार बढ़ता 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 मतलब जो पीक पे पहुंच गया, उसके बाद ये वापस कांस्टेंट हो गया। तो इसके तीन फेज है, और यहीं से क्वेश्चन आता है, यहीं आप यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक लैग फेज, एक लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। इस फेज में, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज में मैक्सिमम ग्रोथ होती है, जबकि फिर फेज आता है ऐसा कांस्टेंट वाला स्टेशनरी फेज, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रिशन, यहाँ तक आते आते न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है, ठीक है। सिग्मोइड इसका ग्राफ होता है। ऑल्सो रिप्रेजेंट लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन नेचर। आप जो है
जो ह्यूमन बींग्स की नॉर्मल लाइफ साइकिल है उससे भी आप इसको जो है रिलेट कर सकते हो। कैसे कि पहले देखो लैग फेज क्या है, मान लो कि बच्चा है, उसके बाद बड़ा हुआ रिप्रोडक्टिव फेज में अच्छा खासा मैक्सिमम ग्रोथ हुई, उसके बाद क्या होगा एट द एंड बूढ़े हो जाते हैं भाई, न्यूट्रिशन नहीं होता कुछ भी नहीं, स्टेशनरी फेज। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है ये चीज़। और जियोमेट्रिक ग्रोथ की जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, W1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट ई आर टी। W1 क्या होगा, फाइनल साइज क्या होगा, W नोट इनिशियल साइज क्या है, यानी जो सबसे स्टार्टिंग में साइज था, फाइनल साइज यानी जो एट द एंड साइज आ गया। ई आर टी का ई रेज टू पावर आर टी, ई क्या होगा, बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम्स, जबकि टी टाइम ऑफ ग्रोथ और आर ग्रोथ रेट। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे, दो और छोटी छोटी टर्म है ग्रोथ रेट्स में, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब देखो यहाँ पे ये एक लीफ है, ठीक है, छोटा लीफ है 10, ये पहले इनिशियल साइज इसका 5 सेंटीमीटर था, फाइनल साइज क्या हुआ 10 सेंटीमीटर हुआ, 5 सेंटीमीटर का इसमें इंक्रीजमेंट आ गया। रिलेटिव की बात करेंगे, रिलेटिवली ये पत्ता मान लो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इसमें ये भी 5 सेंटीमीटर का था और फिर इसका जो इसमें इंक्रीजमेंट आया वो हो गया 5 सेंटीमीटर का, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर बढ़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भाई इसका तो इतना ज़्यादा साइज बढ़ गया, इसका इतना कम बढ़ा। देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इन बोथ केसेस इज सेम। एब्सोल्यूट जो ग्रोथ रेट है कि भाई हाँ इतना तो इंक्रीज हुआ है, आपको ये चीज़ नहीं देखनी कि पत्ता पहले छोटा था या फिर उसमें सेल डिवीजन कितनी हो रही है, उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, उसका मेटाबॉलिज्म रेट कितना है, आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ एक एब्सोल्यूट जो है कैलकुलेशन चाहिए। एब्सोल्यूट कैलकुलेशन किया आपने देखा दोनों पत्ते दोनों में 5-5 सेंटीमीटर का इंक्रीजमेंट आया, दैट्स इट। ठीक है, आपको साइज से मतलब नहीं है। लेकिन जैसे आप रिलेटिव ग्रोथ देखोगे वो अलग होगी। अब मतलब रिलेट करना, आप रिलेट करो कि भाई कैसे मतलब जो है इनका साइज एक दूसरे से वेरी कर रहा है, फिर भी अगर ये 5 सेंटीमीटर ये बड़े हैं दोनों इक्वली, तो क्या होगा रिलेटिवली जब हम देखेंगे तो भाई हम देखेंगे कि ये पत्ता जो है छोटा था, ठीक है, इसमें जो सेल डिवीजन था वो जल्दी जल्दी ज़्यादा हो गई, जबकि यहाँ पे ये पत्ते का साइज बड़ा था। ठीक है, तो ये दोनों टर्म छोटी छोटी है जो आपको ध्यान रखनी है। करेंगे 3 टर्म और है हमारे पास यहाँ, डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और री डिफ्रेंशिएशन। तो देखो मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन पहले ही बता दिया था कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल आप ले सकते हो। मेरिस्टेमेटिक जो सेल है जहाँ पे सेल डिवीजन हो सकती है, उससे अगर आप परमानेंट सेल्स बना रहे हो, यानी कि जो मैचुरेशन जोन था हमारा वहाँ पे, उसको आप कहते हो डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये हमारा आप देखने को मिलता है आपको रूट या शूट एपेक्स में। ठीक है, और परमानेंट सेल से वापस जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाना, वहाँ पे आप प्राइमरी नहीं कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उसको आप कहोगे डी डिफ्रेंशिएशन। परमानेंट बन गए, परमानेंट से वापस आपको उस सेल डिवीजन वाली स्टेज पे जाना है, तो उसमें एग्जांपल क्या होगा, कोर्क। अगर आपको ये चीज़ अभी मतलब इतना याद रख लो, अगर ज़्यादा डीपली समझ ना भी आए तो ये हमारी जो एनाटॉमी वाली होती है, प्लांट एनाटॉमी, वहाँ पे आपको समझाई जाती है ये चीज़ अच्छे से, ये कोर्क क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वगैरह। तो आपको बस यहाँ पे एग्जाम्पल और ये चीज़ याद रखना है कि किससे क्या बन रहा है। ठीक है, और डी डिफ्रेंशिएटेड मेरिस्टम या फिर आप कह सकते हो सेकेंडरी मेरिस्टम से परमानेंट बनाना, उसको आप क्या कहते हो, री डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, री डिफ्रेंशिएटेड एग्जाम्पल है कोर्क, सेकेंडरी कोर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। नेक्स्ट बात करेंगे डेवलपमेंट इवेंट्स की। अब डेवलपमेंट इवेंट्स मैंने एक सीक्वेंस लिख रखी है यहाँ पे ताकि इजी हो जाए। मेरिस्टेमेटिक सेल से क्या बनता है, डिफरेंशिएशन, यहाँ पे सेल डिवीजन होगा। ठीक है, प्लाज्मेट ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होता है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो गया, यानी एक्सपेंशन मैचुरेशन, यहाँ पे मैचुरेशन होना स्टार्ट होता है, मैच्योर सेल बनते हैं। उसके बाद सेनिसेंस होता है, सेनिसेंस होता है कि पत्तों का गिरना, फ्रूट्स का गिरना या फिर अपना फ्लावर्स का गिरना। उसके बाद एट द एंड क्या होता है, डेथ वाला। ठीक है, डेथ इवेंट। नेक्स्ट बात करेंगे कौन से फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। 2 टाइप के हो सकते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में कौन से आते हैं, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर। जैसे कि इंट्रासेलुलर में क्या हो सकता है कि जेनेटिक मेकअप में ही कोई खराबी हो जाए भाई, ठीक है, वो हो सकता है। इंटरसेलुलर में होता है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या, अब अच्छे से हम आगे समझेंगे। ये ऑक्सीन, अपना इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की वजह से कोई जो है डेवलपमेंट में चेंज आ जाए, अफेक्ट हो जाए। एक्सटिंक्सिंग में क्या होगा, टेम्परेचर, सनलाइट, रेनफॉल, हैबिटेट, मतलब या तो टेम्परेचर भाई ऊपर से मतलब अब कोई भी प्लांट है उसको अपनी फ्लावरिंग के लिए चाहिए एक पर्टिकुलर सनलाइट चाहिए। ठीक है, मान लो
उसको 7 घंटे की सनलाइट चाहिए। अब भाई उसको वो सनलाइट इतनी ज़्यादा हो रही है, उसका 14 घंटे मतलब एक्सटेंड कर दिया उसने। अब उसकी कंडीशन में क्या होगा, वो फ्लायरिंग नहीं करेगी। तो टेम्परेचर भाई, सनलाइट या फिर रेनफॉल ज़्यादा हो जाए, हैबिटेट क्या है उसका, किस हैबिटेट में चलेगी, सोल का नेचर कहाँ क्या है, मिनरल मिल रहा है, न्यूट्रिशन अच्छे से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ये सारे फैक्टर्स क्या है, एक्सटिंक्सिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा टर्म है, छोटी सी टर्म हमारे पास, प्लास्टिसिटी। अब ये क्या है, एक सिंगल जीनोटाइप जब प्रोड्यूस करे डिफरेंट फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, एक सिंगल जीन जब डिफरेंट फिनोटाइप होता है, फिजिकल अपीयरेंस जिनकी डिफरेंट हो, तो एक सिंगल जीन जब डिफरेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस करे, डिपेंड मतलब किस किस पे डिपेंड करके है, तो इन्वायरमेंट के ऊपर या फिर फेज ऑफ ग्रोथ क्या है उसका। ठीक है, एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे हिट्रोफाइली एक लीफ होता है, ड्यू टू फेज ऑफ लाइफ, फेज ऑफ लाइफ के कारण क्या क्या, मतलब एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है डायग्राम आपके पास, कोरिएंडर, कोकोनट, लैक्स पर। तो यहाँ पे ये क्या होगा, आपने कोरिएंडर देखा होगा, उसकी जो लीव्स होती है उसको कभी ऑब्जर्व करना, जब वो बिल्कुल अपनी जुवेनाइल फेज में होती है तो उसके पत्ते डिफरेंट होते हैं, मैचुरेशन फेज में डिफरेंट पत्ते डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही कि फेज ऑफ लाइफ के कंटेक्स्ट में वो क्या क्या फिनोटाइप आपको शो कर रहा है, यानी क्या क्या डिफरेंट फिजिकली आप उसकी अपीयरेंस देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ड्यू टू इन्वायरमेंट में क्या है, बटर कप एग्जाम्पल याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। अब ठीक है, ये इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा मेजर रेशियो को इसका रहता है, इस चैप्टर का क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये अच्छे से आपको मतलब क्या है इसमें, जो आगे जितनी भी पीछे थोड़ा बहुत समझने का था, यहाँ पे आगे 1% समझने का, और जो है 99% यहाँ पे चीज़ें याद रखने वाली भी हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, ये चैप्टर थोड़ा सा जो है यहाँ पे याद रखने में प्रॉब्लम होती है इसमें, जिसके लिए मैंने कुछ ट्रिक भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर आपको यही नहीं पता कि 5 PGR होते हैं, यानी 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमारे पास होते हैं, तो उसके लिए आपके पास ट्रिक, आप इससे याद रखना, आंट एबे का ECG, आंट से ऑक्सिन, एबे का ABA, इसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, ई से इथाइलिन, सी से साइटोकाइनिन और जी से जिबरलिन। ठीक है, आपको इससे याद रखना है। अब बात करेंगे PGR, 2 टाइप के होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी। एक तो हो भाई कि ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स। एक होते हैं ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जो ग्रोथ को रोकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर्स में हमारा आता है ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन क्या है, एक इंडोल कंपाउंड होता है। जिबरलिन टर्पीन से बना होता है। साइटोकाइनिन में क्या होता है, एडिनाइन डेरिवेटिव से, वही एडिनाइन है जो आपके DNA वाले में जो है उससे अपनी वो बनाता है, चेन बनाते हैं जो, ठीक है, DNA में, ये वही वाला है। और इसमें आप जो है ग्रोथ प्रमोटर में इथाइलिन भी ले सकते हो, क्योंकि देखो इथाइलिन जो होता है वो एक गैस है, मतलब वो दोनों इनहिबिटरी और प्रमोटरी एक्शंस को अंडरगो करता है। माइनरली वो इनहिबिटर के तौर पे होता है, और मेजरली क्या है, वो प्रमोटर्स में हम उसको कंक्लूड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों में लिखा है। ग्रोथ इनहिबिटर में बात करें तो ABA कैरोटीनोइड डेरिवेटिव होता है, इसको आप स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हो। ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई प्लांट्स में दिमाग होता है कि उसको स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा नहीं होता। स्ट्रेस का मतलब होता है स्ट्रेस, उनमें स्ट्रेस वाली कंडीशंस का मतलब है कि भाई उनका वाटर कंटेंट कम हो गया है, उनको मिनरल नहीं मिल पा रही हैं, मतलब ऐसा कुछ, जो कंडीशंस उनके फेवर में ना हो। अब भाई स्ट्रेस तो चाहे इंसान हो चाहे प्लांट्स हो, स्ट्रेस तो तभी होता है ना कि जब कोई भी चीज़ आपके जो है अकॉर्डिंग काम ना करे, आपके फेवर में कुछ चीज़ काम ना कर रही हो, तो ये वही चीज़ है। अब बात करते हैं ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स की। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन्स हैव सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑन सेल डिवीजन। इसका क्या मतलब है, इनका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ऑक्सिन नहीं है, ऑक्सिन की एब्सेंस में खाली आप साइटोकाइनिन दे रहे हो तो आपकी सेल डिवीजन जो है काम कर रही है। दोनों का इक्वली काम रहता है सेल डिवीजन में। ठीक है, ये जो आगे डॉटर सेल्स वगैरह बनती है, जब इसमें मतलब जो काइनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, एक में न्यूक्लियस की जो कैरियोकैटिक जो होता है, यानी जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करता है, दूसरे में साइटोप्लाज्म। ये जो दोनों कंडीशंस होती हैं, ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिस दोनों की प्रेजेंस में होती है, दोनों का सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है सेल डिवीजन पे। ऑक्सिन जो है रूट सिस्टम को की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि साइटोकाइनिन शूट ग्रोथ की। तो आप देख पा रहे हो जब या तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई शूट ग्रोथ कर जाए, रूट
के मायने ही नहीं है। रूट ही नहीं होगी तो न्यूट्रिशन ऊपर तक पहुंचेगा कैसे? सोइल से ये कैसे एंट्रैप करेंगे जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स इनको चाहिए। और भाई ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई रूट रूट है और शूट ही ना हो, फिर फ़ायदा क्या है? तो दोनों का जो है एक दूसरे के ऊपर सिनर्जेस्टिक एक्शन होता है, एक दूसरे के जो है प्रेजेंस में ही ये वर्क कर सकते हैं अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑक्सीन है। ऑक्सीन का देखो, ये ऑक्सीन वर्ड से आया था जिसका मतलब ही क्या है? टू इंक्रीज। फर्स्ट प्लांट हार्मोन था ये जो डिस्कवर हुआ था, हालांकि आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा है। एक्सटेंसिवली यूज्ड इन, मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है स्तर पे, अच्छे स्तर पे यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए। अब ऑक्सीन भी दो टाइप के हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो दे रखा है, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल कौन से आपको ये नाम याद रखने हैं? IAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड, और दूसरा है IBA यानी कि इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। सिंथेटिक में याद रखोगे NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, और दूसरा है 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड। चारों आपको याद रखने हैं। एक मतलब इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, मतलब बहुत बार क्वेश्चन आया है नीट में। प्रोडक्शन की बात करें ऑक्सीजन की तो वो पोलर मूवमेंट होते हैं, यानी टॉप टू बॉटम जो है ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है। एपेक्स ऑफ स्टेम, एपेक्स ऑफ रूट, मतलब दोनों में ही इसका काम है। मतलब कि एपेक्स स्टेम से स्टार्ट होकर रूट तक जाता है ये, मतलब ये उसकी पोलर मूवमेंट दिखाता है। फंक्शंस की अगर हम बात कर ले ऑक्सीजन के, तो रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। जो स्टेम मतलब अगर जिसकी मतलब स्टेम अगर हम काट ले, यानी कि जो आपने सुना भी होगा, जो गन्ना होता है उसको अगर तिरछा काट ले, अब उसमें रूट तो है नहीं, अगर उसके ऊपर ऑक्सीजन जो है स्प्रे किया जाए, ऑक्सीजन उसमें प्रोडक्शन कराई जाए इस केमिकल की उसके अंदर, तो उसमें रूट निकल आती हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल। ये तो आपको याद रखना है कि पाइन एप्पल में फ्लावरिंग कौन प्रमोट करता है? ऑक्सीजन प्रमोट करता है। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस बट प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्ड मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट। जो इमेच्योर और अर्ली स्टेजेस पे जो फ्रूट या लीफ होते हैं उनको ये गिरने से बचाता है, लेकिन प्रमोट करता है किसका? जो ओल्ड, जो बूढ़ी मैच्योर लीव्स और फ्रूट है उनके एब्सिशन होता है, उनका गिरना। ठीक है, जो अर्ली स्टेजेस पे होंगे उनको तो ये गिरने नहीं देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब अर्ली स्टेजेस जो इमेच्योर स्टेज है उस पर फ्रूट और लीफ नहीं गिर रहे हैं तो भाई आगे तो वो ग्रोथ करते जाएंगे ना, उनको तो नहीं गिरने देगा। लेकिन जैसे ही वो बूढ़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उनके एब्सिशन को ये प्रमोट कर देता है। एपिकल डोमिनेंस ये करता है, ठीक है, दिखाता है। पार्थेनोकार्पी अगर आपने पढ़ा हो पहले चैप्टर में, पार्थेनोकार्पी होता है कि फ्रूट की प्रोडक्शन होना बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, हर्बिसाइड क्या होता है? फॉर डाइकोट वीड, हर्बिसाइड के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। डाइकोट वीड होते हैं जो अच्छे नहीं होते एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो क्या करते हैं भाई, ये तो मुश्किल होगा ना कि भाई कोई भी मतलब कोई भी डाइकोट वीड है आपके पूरे खेत में, ठीक है, आपने गेहूं लगा रखी है उसमें डाइकोट वीड आ गया, अब वो अच्छा आप कितने उसको उखाड़ सकते हो, मतलब कितना टाइम लग जाए एक उखाड़ने में, तो इससे अच्छा है कि हर्बिसाइड का आप उसके ऊपर स्प्रे कर दो, जिसका इफेक्ट वीट के फसल के ऊपर तो होगा नहीं, खाली ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, कभी वीट के ऊपर आप ऑक्सीजन का कर दो, मतलब पर्टिकुलर ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो डाइकोट के वीट तो जितने भी होंगे वो मर जाएंगे, जबकि जो मोनोकोट होंगे, जो अच्छे वाले होंगी, जो अच्छी क्रॉप होंगी, वो आप उसको कोई हार्म नहीं होगा। जाइलम की डिफ्रेंशिएशन के लिए और सेल डिवीजन के लिए, मतलब ये सारे क्या हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं ऑक्सीजन के। आप इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। मैंने बताया था कि मैं कुछ ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे कि मतलब ये याद रखना इजी हो जाएगा। जालिम, चंदन, रूट एंड फ्लावर पर हर्बिसाइड एडिशन बंद करो। जालिम से आप याद रखोगे जाइलम डिफ्रेंशिएशन, चंदन से याद रखोगे सेल डिवीजन, रूट से याद रखोगे रूटिंग इन स्टेम कटिंग, फ्लावर से याद रखोगे फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पर से याद रखोगे पैर्थेनोकार्पी, हर्बिसाइड से याद रखोगे 2,4-D हर्बिसाइड, एडिशन से याद रखना है एपिकल डोमिनेंस, बंद करो से याद रखोगे कि प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। ठीक है, यानी कि जालिम, चंदन, रूट एंड फ्लावर पर हर्बिसाइड एडिशन बंद करो। अब बात करेंगे फोटोट्रोपिज्म क्या होता है ऑक्सीजन में। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स, मतलब कि ग्रोथ होना एक प्लांट के किसी भी पार्ट की लाइट की तरफ या फिर लाइट से दूर, उसको कहोगे फोटोट्रोपिज्म। अब डायग्राम से याद अच्छे से समझ आएगा। एक्सपेरिमेंट ऑफ कैनरी ग्रास जो होती है, बाय चार्ल्स डार्विन ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था कैनरी ग्रास पे। कैनरी ग्रास होती है जो मुड़ जाती है ग्रास। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन था, ठीक है। अब इस साइड से इसके ऊपर लाइट
फॉल हो रही है इस ग्रास के ऊपर, ये ऑक्सीजन है, क्या होगा मतलब इस ऑक्सीजन का नीचे इस साइड अपोजिट साइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाएगा ऑक्सीजन, और ये क्या है थोड़े एलोंगेटेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे तो एलोंगेशन हो गया, ठीक है, डिपोजिट हो गए, ये थोड़ा सा इस साइड से बैंड कर जाएगा। तो ये क्या एक्सपेरिमेंट था, चार्ल्स डार्विन ने किया था, फोटोट्रोपिज्म इसको हमने नाम दिया। डार्विन्स एक्सपेरिमेंट की इसके मतलब अब जो मैंने आपको बताया इसके क्या क्या आउटकम्स थे, इंटरफेरेंस क्या क्या निकले थे इसके। द टिप ऑफ कोलेप्टाइल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग सनलाइट, जो ये कोलेप्टाइल की टिप होती है यही रिस्पॉन्सिबल होती है सनलाइट को सेंस करने के लिए, ठीक है। डिफरेंशियल ग्रोथ रिस्पॉन्स दैट लेड टू कर्वेचर ऑफ, मतलब इसमें डिफरेंशिएटेड ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से कर्वेचर ऑफ कोलेप्टाइल अकर्ड सम डिस्टेंस बिलो द टिप, मतलब टिप से थोड़ी नीचे, देखो ऐसा तो है नहीं खाली टिप टिप मुड़ी है, टिप से थोड़ी नीचे तक यहाँ पे कर्वेचर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। सो इट वॉज concluded दैट द टिप ऑफ कोलेप्टाइल वॉज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, तो ये कंक्लूड हो गया था कि जो टिप होती है कोलेप्टाइल की वही साइट होती है ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस की। ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस क्या होता है, जो मतलब एक से दूसरे में वो अफेक्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। दैट कॉज्ड द बेंडिंग ऑफ एंटायर कोलेप्टाइल, जिसकी वजह से जो है एंटायर कोलेप्टाइल के बेंडिंग या कर्वेचर देखने को मिला, ऑब्जर्व किया गया। अब बात करेंगे FW वेंट, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम ओट, ओट जिसका साइंटिफिक नाम क्या होता है एवेना सेटिवा कोलेप्टाइल्स, उसकी ओट की कोलेप्टाइल से उन्होंने ऑक्सीजन को आइसोलेट किया, ये एक्सपेरिमेंट किया। देखो ये आइसोलेटेड ऑक्सीजन थे, इन्होंने केमिकल रिलीज किया, ऑक्सीजन जो यहाँ पर रिलीज हो गया था उस टाइम तक तो नहीं पता था, अगार कोलेप्टाइल टिप्स ऑन जेलेटिन ब्लॉक, जेलेटिन ब्लॉक पे क्या है, ये कोलेप्टाइल टिप्स है, ठीक है, आइसोलेटेड ऑक्सीजन। उसके बाद इन्होंने इसको बीच में नहीं रखा, ठीक है, अगर देखो बीच में रखते तो क्या होता, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता ऑक्सीजन दोनों डायरेक्शन पे, ठीक है, इक्वली रिलीज होता, ये एक जो है साइड में रखा, जिलेटिन ब्लॉक प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ कोलेप्टाइल स्टम, उसके बाद क्या देखा, कोलेप्टाइल स्टम जो है बैंड हो गई, क्योंकि अब इसी साइड रिलीज हुआ ऑक्सीजन, यहाँ पे एलोंगेशन हुआ, उसका एक्यूमुलेट यहाँ पे इस साइड हुआ, तो ये क्या होगा, इसकी बेंडिंग देखने को मिली। अगर भाई बीच में रखते तो ऑक्सीजन दोनों साइड पे इक्वली रिलीज होता, इक्वल इनका एक्यूमुलेशन होता, इक्वल इनका एलोंगेशन होता, तो भाई बेंडिंग देखने को कहाँ मिलती, नहीं होता ना। तो यही एक जो है एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई बीच में रखता हूँ तो ऐसा होता है, साइड में रखा तो कुछ ऐसा कर्वेचर हमें देखने को मिला। ऑक्सीजन प्रमोट करता है लीफ ड्रॉप इन ओल्डर लीव्स, ये मैंने बता दिया था आपको। अब सेकंड बात करेंगे साइटोकाइनिन की, ये शूट में देखने को मिलता है, प्रोड्यूस्ड इन शूट वेयर एवर देयर इज सेल डिवीजन, जहाँ पे भी सेल डिवीजन होगी शूट में वहीं पे ये साइटोकाइनिन प्रोड्यूस होगा, जैसे कि शूट एपिकल, यानी इसको जिसको आप एपिकल मेरिस्टेम भी बोल सकते हो। यंग लीव्स में क्या कराता है, ग्रोथ ऑफ लीव्स, ठीक है, कोजिस ग्रोथ, जो यंग लीव्स होती हैं उनको मैच्योर स्टेज की तरफ लेकर जाता है। लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ कराता है, ठीक है। यंग फ्रूट, जो यंग फ्रूट है उनकी ग्रोथ को मतलब एनहेंस करता है। प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन की बात करें तो कहाँ पे देखने को मिलती है, एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, जहाँ पे मैंने बता दिया था जो शूट एपेक्स वगैरह हैं, रूट एपेक्स, शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट्स, इन सारों में। डिस्कवरी की बात करें काइनेटीन की, तो काइनेटीन की डिस्कवरी किन्होंने की थी, हेरिंग फिश, मतलब कि फ्रॉम हेरिंग फिश स्पम से, मतलब कि जो डिस्कवरी हुई थी पहले साइटोकाइनिन में काइनेटीन की, तो वो एक हेरिंग फिश होती है, एक स्पीसीज है फिश की, उसके स्पम से हुआ था, ऑटोक्लेव किया गया, तो जिससे उसके बाद जो उसका डीएनए है उसको डिग्रेड कर लिया, यानी उसको बिल्कुल सड़ा लिया, जिससे क्या मिला था, साइटोकाइनिन रिलीज हुआ था, काइनेटीन, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे डिस्कवरी हुई थी इसकी। दूसरा क्या होता, कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट वाटर से जिएटिन मिला था हमें, दो मिले थे, काइनेटीन और जिएटिन, इतना याद रखना है। जिएटिन कैसे मिला था, वाटर से, जबकि फिश के जो हेरिंग फिश है उसके स्पम से क्या मिला था, काइनेटीन। अब ये मैंने ट्रिक से यहाँ पे लिख रखा है, आपको याद रखना है, सेलिना शूट्स न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट टू डिले एजिंग, ओवरकम मोबाइल एडिक्शन। सेलिना से याद रखोगे सेल डिवीजन, ये सारे इसके फंक्शन है आपको याद रखने, सेल डिवीजन को जो है ये प्रमोट करता है। शूट से याद रखोगे ग्रोथ ऑफ लेटरल एंड एडवेंशियस शूट्स। न्यू लीव्स, लीव से याद रखोगे ग्रोथ ऑफ न्यू लीव्स। क्लोरोप्लास्ट से ग्रोथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एजिंग से याद रखोगे डिलेज लीव सेनिसेंस, ठीक है, लीव के अर्ली स्टेज पे जो उसका ड्रॉप वो डिले कराता है। ओवरकम से याद रखोगे ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। मोबाइल एडिक्शन से याद रखोगे न्यूट्रिएंट मोबाइलाइजेशन, ठीक है।
ये क्या है, इसके फंक्शन है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 7 फंक्शन याद रखना है। सेलिना शूट्स न्यू लीव्स, मतलब ऐसे याद रखोगे भाई, सेलिना कोई लड़की है, वो शूट कर देती है नई लीव्स और क्लोरोप्लास्ट को एजिंग को डिले करने के लिए और ओवरकम मोबाइल एडिक्शन। ये तो आप जानते हो कि भाई मोबाइल का एडिक्शन कितना बुरा होता है, उससे ओवरकम करना चाहिए। तो आप इससे मतलब इस ट्रिक से शायद इजी हो जाए आपके लिए, याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे जिबरलिंस। अब जिबरलिंस की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो ये मतलब कुछ ऐसा होता है फुलिश सीडिंग्स, जिसे आप मतलब देखा गया कि एक मतलब किसी भी मतलब खेत में क्रॉप थी फील्ड में, तो वहाँ पे कुछ जो है क्रॉप प्लांट जो थे वो तो मतलब अच्छी खासी ग्रोथ में थे, कुछ बहुत कम ग्रोथ में थे। उसे उस नाम दिया गया था फुलिश सीडिंग्स, यानी कि बैकेनिया डिसीज़ वो एक थी डिसीज़, ये एक फंगस से ये डिसीज़ होती है जिसका नाम था जिबरला फ्यूजिकुराई। ठीक है, जो एक रिलीज़ करती है जिबरलिक एसिड, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ क्या है, मतलब अच्छी खासी मतलब ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे जिबरलिंस के फंक्शंस की, क्या क्या है। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस एंड स्टेम। स्टेम ये क्या करता है, जो एक्सिस यानी जो ऊपर हमारी ये पूरी जो तना स्टेम या एक्सिस एक ही बात, जो तना जो जिसे आप कहते हो, उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है। एलोंगेट करता है फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड ग्रेप्स। एप्पल या ग्रेप्स को एलोंगेट करना क्या होता है कि उनकी साइज को ये बढ़ा देता है। साइड को जिबरलिन के स्प्रे से जो एप्पल और ग्रेप्स हैं उनके साइज बढ़ते हैं। ठीक है, उनकी अब भाई अब जितना क्या मानते हैं कि भाई एप्पल और मतलब जितनी ज़्यादा अच्छी खासी उनका साइज होगा उसकी अपीयरेंस उतनी ही अच्छी लगेगी। ठीक है, ऐसा लगेगा कि भैया अच्छा खासा ताज़ा फ्रूट है ये। तो इस वजह से जिबरलिन का स्प्रे भी कर देते हैं फ्रूट्स के ऊपर, जैसे एप्पल और ग्रेप्स हो गया। डिले सेनिसेंस ये भी क्या करता है, जो फ्रूट्स वगैरह का सेनिसेंस, मतलब ये मैं बता चुकी हूँ, गिरना जो होता है उनका अर्ली स्टेजेस पे, उसको डिले करता है। एक्सटेंड करता है मार्केट पीरियड ऑफ फ्रूट्स। अब मार्केट पीरियड ऑफ फ्रूट एक्सटेंड करना क्या मतलब होता है कि भाई इसका जो स्प्रे है उससे मतलब बहुत जल्दी जो है मैच्योर हो जाते हैं फ्रूट, जिससे कि मतलब वो लंबे समय तक जो है मार्केट में उनका जो सेल है, जो सेल या परचेज जो भी है वो चलता रहता है। स्पीड ऑफ माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। माल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि भाई वो अपना ब्रूइंग इंडस्ट्री में जो शराब वगैरह बनती हैं कुछ ऐसा, मतलब उस प्रोसेस को ये स्पीड अप कर देता है, उसकी जो प्रोडक्शन को। इंक्रीज लेंथ ऑफ शुगर केन स्टेम, जो शुगर केन का तना होता है उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है। अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कोनिफर्स, कोनिफर्स होते हैं उनमें क्या है सीड प्रोडक्शन, मतलब जल्दी जल्दी सीड प्रोडक्शन करा देता है। ठीक है, जिससे कोनिफर्स के बहुत सारे प्लांट जो है देखने को मिलते हैं। बोल्टिंग, दैट इज बोल्टिंग को भी इंक्रीज करता है। इसका एग्जांपल जैसे बीट या कैबेज में। ट्रिक से आप इसे याद रखोगे क्या, बोल्ड माली गब्बर एलोंगेट्स SAG एट मार्केट कॉर्नर। बोल्ड से याद रखोगे बोल्टिंग, माली से याद रखोगे माल्टिंग, गब्बर से याद रखना है जिबरलिंस, S से याद रखोगे शुगर केन की स्टेप को क्या करता है, एलोंगेट करता है। A से एप्पल, G से ग्रेप्स, इनके साइज को बढ़ाता है। एट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मार्केट का मतलब है एक्सटेंड करे मार्केट पीरियड ऑफ जो उनका फ्रूट्स का है। कॉर्नर से मतलब है कि हैसन कोनिफर मेच्योरिटी। हैसेंस का मतलब होता है जो जल्दी कर दे, ठीक है, उसको शीघ्रता से करे जो कोनिफर की मैच्योरिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 पढ़ लिए हैं, एक नहीं सॉरी 3 पढ़ लिया आई गेस, जिबरलिंस, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। ठीक है, 3 हमारे यहाँ पे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो हो चुके हैं। अब यहाँ पे आएंगे हम इथाइलिन पे। इथाइलिन क्या है, एक गैस है। ठीक है, आप जानते हो। सिंपल गैशियस PGR होता है ये, सिंपल गैशियस जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। हाईली इफेक्टिव इन राइपनिंग फ्रूट्स, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए। कोजेज एब्सिशन इन लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये क्या करता है लीव्स फ्लावर्स और फ्रूट में एब्सिशन को कोज करता है। एब्सिशन मतलब उनका गिरना। ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा, इथाइलिन।
डिस्कवरी की बात करें इथाइलिन की, तो वो H कजन्स ने की थी। उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एक राइप ऑरेंज को के पास एक कच्चा बनाना, यानी एक पके हुए संतरे के पास उन्होंने कच्चा केला रख दिया। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ दिन बाद कि भाई वो राइप मतलब वो जो कच्चा केला था वो भी पक गया। राइप ऑरेंज ने कुछ ऐसा रिलीज किया था जब तक उन्हें नहीं पता था, ठीक है, कि जिसकी वजह से जो ये कच्चा केला था वो भी राइपन अप हो गया, तो उसका नाम था इथाइलिन। इथाइलिन की वजह से जो कच्चा मतलब इथाइलिन क्या होता है, जो राइपन फ्रूट्स होते हैं वो इस केमिकल को, इस गैशियस पीजीआर को रिलीज करते हैं, जिससे कि जो रो फ्रूट है वो राइपन अप हो जाते हैं। इथाइलिन कोजेज फ्रूट राइपनिंग, हाँ ये हम समझ गए, ठीक है, क्योंकि इथाइलिन रिलीज होता है तो उससे रो फ्रूट्स राइपन अप हो जाते हैं। व्हेन फ्रूट्स आर बीइंग राइपेंड बाय इथाइलिन, जब फ्रूट्स जो है इथाइलिन से राइपन अप होते हैं, द सेल्स हैव अ हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन, उनका जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसको आप क्या कहते हो, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। अब ये जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में, आप जानते हो रेस्पिरेशन क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, वेदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर एब्सेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो एरोबिक कहते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो एनोरोबिक कहते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना एटीपी में, ठीक है, उसमें प्लांट्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन वाला, रेस्पिरेटरी अपना क्लाइमेक्टिक। फंक्शन ऑफ इथाइलिन की अगर हम बात करें, यहाँ पे फंक्शंस की बात करें तो 13 फंक्शंस हैं, ठीक है, 13 के 13 आपको ध्यान होने चाहिए। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स। सीडलिंग्स जो होते हैं उनकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, यानी नीचे, वर्टिकल होती है ऐसे सीधे सीधी वाली जो ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे बिछी हुई, लेटी हुई। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, जो एक्सिस होता है जो ऊपर, उसकी स्वेलिंग होना। एपिकल हुक फॉर्मेशन, एपिकल हुक फॉर्मेशन, और ये तीनों को हम क्या कहते हैं, तीनों जो ग्रोथ होती हैं इथाइलिन की वजह से, इसको कहते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स, ठीक है, एक ही शब्द में हम इसको कंक्लूड करके कह देते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। दूसरा है प्रमोट सेनिसेंस, ये क्या करता है, सेनिसेंस को प्रमोट करता है। प्रमोट एब्सिशन, सेनिसेंस और एब्सिशन एक ही बात है। फ्रूट राइपनिंग ब्रेक्स डोरमेंसी, डोरमेंसी एक वो कंडीशन होती है जहाँ पे वाटर कंटेंट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है किसी भी सीड में, मतलब कि अभी उसका जो एक क्या बोलते हैं उसको, जो सीड्स में होता है उनका, हाँ, वाइबिलिटी अभी जो है उनमें सीड्स वगैरह में होती है कि भाई वो आगे जो है रिप्रोडक्टिव फेज में होते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकें, या अभी उनका लाइफ स्पैन रहता है, लेकिन ड्यू टू सर्टेन एक्सटर्नल, मतलब जिसको आप इंट्रिंसिंग या फिर एक्सट्रिंसिंग कंडीशंस कह सकते हो, उसकी वजह से जो है वो डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, यानी कि उनका वाटर कंटेंट बिल्कुल कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, उनका जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो कंटेंट है वो भी बिल्कुल कम हो जाता है। तो भाई इसमें तो जो है सीड ग्रो नहीं कर पाएगा अच्छे से, प्लांट की जो सीड की तो यहाँ पे बात ही नहीं करें, जो प्लांट वगैरह है वो अच्छे से आगे अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगा और वो ईजिली क्या हो जाएगा, डेथ वाली स्टेज में चला जाएगा। तो इस डोरमेंसी को भी ब्रेक करता है। जर्मिनेशन ऑफ पीनट, पीनट यानी जो मूंगफली होती है उसकी जर्मिनेशन में ये मतलब काफ़ी लाभदायक होता है। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, जो पोटैटो ट्यूबर होते हैं उनकी स्प्राउटिंग के लिए, स्प्राउटिंग क्या होती है भाई, पोटैटो ट्यूबर आपने देखा होगा आपके घर में आलू रखे होते हैं तो उनके मतलब उनके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स निकल आते हैं जिसको पोटैटो आई भी बोलते हैं, ठीक है, तो उनकी वो स्प्राउटिंग ही होती है, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, इथाइलिन। इंटरनोड एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, इंटरनोड एलोंगेशन, डीप वाटर राइस प्लांट क्या होते हैं, जो मतलब वाटर के नीचे जो राइस प्लांट उगते हैं उनका इंटरनोड एलोंगेशन, एलोंगेशन होता है उनका बढ़ना, ठीक है, लंबाई उनकी बढ़ना, उनके इंटरनोड में एलोंगेशन होती है। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ रूट, जो रूट्स का एब्जॉर्प्शन एरिया होता है उसको ये इंक्रीज करता है। इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ये भी फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है पाइनएप्पल में। इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो में भी करता है। प्रमोट फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर में जो है फीमेल फ्लावर्स को भी प्रमोट करता है। थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट, ठीक है, ये 13 के 13 फंक्शन जो है आपको याद रखने ही था, इनके फंक्शन सभी के याद होने चाहिए। मतलब एथिफोन होता है एक एक्वेसियस सॉल्यूशन है इथाइलिन का, ये क्या होता है, इजीली एब्जॉर्ब्ड होता है और रिलीज करता है इथाइलिन स्लोली, तो मतलब एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड की, जिसे ए भी कह सकते हैं हम। ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। मैंने बताया कि स्ट्रेस ऐसा तो नहीं है कि भाई प्लांट के पास दिमाग होता है और वो अपने करियर की टेंशन में है, ठीक है, पढ़ाई की टेंशन में है, मतलब ऐसा कुछ इशू है उसको।
यहाँ पे क्या होता है कि या तो भाई उनका मिनरल और न्यूट्रिएंट कंटेंट बिल्कुल कम हो जाए, डोरमेंसी की स्टेज में वो पहुँच रहे हों, ठीक है। या फिर क्या होगा कि भाई उनको प्रॉपर जो उनको कंडीशंस चाहिए, जो उनके फेवर में कंडीशन होनी चाहिए उनकी ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए, उसमें कुछ हिंड्रेंस पैदा हो रही है, ठीक है। तो मतलब इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोल सकते हैं। फंक्शंस की बात करेंगे एब्सिसिक एसिड के, तो कौन से हैं? ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म इनहिबिशन, मतलब कि ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को ये इनहिबिट करते हैं। मतलब स्ट्रेस हार्मोन क्या है? जब ऐसा लगने लगे कि भाई अब ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म हद से ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, जो कि शायद प्लांट के फेवर में नहीं है या नहीं होना चाहिए, अब उसकी जो एक क्रिटिकल जो लिमिट है उससे ऊपर जो जब बढ़ रहा है, तो ये रिलीज़ करते हैं, जिससे कि ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म बंद हो जाती है। इनहिबिट करता है सीड की जर्मिनेशन को, सीड की ऑब्वियसली यार स्ट्रेस की कंडीशन में ये ऐसा कुछ करेगा। स्टिमुलेट करेगा क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, जब ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होने लगे तो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। इंक्रीज टॉलरेंस टू स्ट्रेस, स्ट्रेस से टॉलरेंस इंक्रीज करता है। सीड की डोरमेंसी करता है। एंटागोनिस्टिक टू जिबरलिक एसिड, मतलब एंटागोनिस्टिक मतलब होता है कि उल्टा है, जो हमने जिबरलिक एसिड अभी पढ़ा, जिबरलिक एसिड, उसका ये अपोजिट है बिल्कुल। बात करेंगे फोटो पीरियोडिज्म की, तो ये क्या होता है? प्लांट रिक्वायर पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग, हर एक प्लांट को जो है लाइट चाहिए है फ्लावरिंग के लिए। साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इज लीव्स, जो साइट ऑफ परसेप्शन होता है लाइट के लिए वो प्लांट का लीव्स होती हैं। अब 3 टाइप की हैं यहाँ पे फोटो पीरियडिज्म देखने को मिलती हैं। एक होता है भाई क्रिटिकल पीरियड, मान लो 10 आवर का है, लॉन्ग डे प्लांट की यहाँ पे बात करें, 10 आवर का क्रिटिकल पीरियड है, तो इसमें क्या करेगा? मान लो ये प्लांट 10 घंटे तक मतलब कोई फ्लावरिंग नहीं करेगा, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई अभी ये मतलब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, ऐसे धूप मांगता रहेगा कि भाई और धूप दो, और धूप दो, और धूप आने दो, ठीक है। 10 घंटे जब हो जाएंगे और 10 घंटे से ऊपर भी अगर इसको सनलाइट मिलती रहेगी, यानी लॉन्ग डे प्लांट का एग्जाम्पल है, तो ये फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। यानी कि 10 घंटे से ऊपर, एक क्रिटिकल पीरियड से ऊपर, जो ये इसका 10 घंटे का, इससे ऊपर अगर सनलाइट इसको मिली तो ये क्या करेगा? अपनी फ्लावरिंग इंड्यूस करा देगा। जबकि अगर हम बात करें शॉर्ट डे प्लांट में, क्या होता है कि इसका क्रिटिकल पीरियड मान लो 8 घंटे का, 8 घंटे से नीचे चल रहा है तो भैया फ्लावरिंग कर रहा है अच्छी खासी, जैसे इससे ऊपर हो गया अब भाई ये इसको टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा? ये कहेगा कि मेरे को फ्लावरिंग ही नहीं करनी, ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। न्यूट्रल प्लांट्स की बात करें, डे न्यूट्रल प्लांट्स, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई क्या क्रिटिकल पीरियड है, कितना इसको सनलाइट मिल रहा है, कितना क्या, ये तभी फ्लावरिंग कर देगा जब ये मैच्योरिटी पे रीच हो जाएगा, ठीक है, मैच्योरिटी पे पहुंचते ही। अब नेक्स्ट हमारे पास वर्नलाइजेशन, ये क्या होता है? कुछ प्लांट रिक्वायर करते हैं एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, मतलब उनको सिर्फ लो टेम्परेचर ही चाहिए, मतलब या तो क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली फ्लावरिंग के लिए। बेनिफिट्स इसके क्या क्या होते हैं वर्नलाइजेशन के? प्रिवेंट पेरिसोशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन ग्रोइंग सीजन, मतलब कि रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट नहीं हो सकती ग्रोइंग सीजन के दौरान, ठीक है, मतलब कुछ थोड़ी सनलाइट में ही इनका फ्लावरिंग वगैरह हो रहा है, काम चल रहा है। अनेबल्स द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए अच्छा खासा ये टाइम प्लांट जो है देता है इसको। वीट, बार्ले, राई, ये 3 एग्जांपल, जैसे स्प्रिंग वैरायटी भी इनकी हो सकती है, विंटर वैरायटी। स्प्रिंग वैरायटी में क्या होता है? स्प्रिंग में ये छोटा होता है, समर में फिर इसकी ग्रोथ चालू होती है, ऑटम में जो है इसकी हार्वेस्टिंग कर भी देते हैं। जबकि विंटर वैरायटी प्लांटेड इन ऑटम, विंटर की जो वैरायटी होती हैं उनको ऑटम के सीजन में जो है प्लांट किया जाता है और विंटर में उनका हार्वेस्टिंग किया जाता है। वर्नलाइजेशन इन बाइनियल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स होते हैं जो जिनका ग्रोइंग सीजन 2 हो, पहले सीजन में तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, दूसरे में सेक्सुअल ग्रोथ, यानी जहाँ पे फ्लावरिंग होती है, ठीक है। इसी के साथ हमारे चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। एक बार मैं थोड़ा सा समराइज भी कर देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया है। यहाँ पे हमने डेवलपमेंट के कंसेप्ट को अच्छे से समझा, ग्रोथ समझा कि ये रिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट जो होता है, ठीक है, ग्रोथ प्लस डिफ्रेंशिएशन डेवलपमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्रोथ भी हमने पढ़ी, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, जनरली जो है इनडिटर्मिनेट ही शो करते हैं। फेजेस ऑफ ग्रोथ में हमने बात की कि मेरिस्टेमेटिक सेल से कैसे जोन ऑफ मैच्योरेशन यानी परमानेंट सेल तक बनना डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक में यहाँ पे आपको ये जो है इनकी इक्वेशन याद रखनी है। ग्रोथ रेट में 2 एब्सोल्यूट और रिलेटिव, तो बहुत छोटा टॉपिक था। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन आपको समझ आएगा, इनके एग्जांपल याद रखने हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट इवेंट का मैंने एक जो है टेबल बना रखा था। फैक्टर अफेक्ट कौन से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कोई सा भी हो सकता है। प्लास्टिसिटी यहाँ पे हमने पढ़ा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में हमने ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और अपना क्या
हाँ, साइटोकाइनिन यहाँ पे हमारा कवर हो गया था, जिबरलिन कर लिया था हमने, इथाइलिन हो गया था, और यहाँ पे हमने लास्ट एब्सिसिक एसिड कर लिया, फिर फोटोपीरियडिज्म टर्म समझी, वर्नेलाइजेशन समझा। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।